कुसुम को बचपन से ही सिंधी कढ़ी खाने का और बनाने का दोनों का ही शौक था। उसे दाल वाल खाने का मन नहीं करता था। जब भी उसे टाइम मिलता वो सिंधी कढ़ी बनाया करती और मायके में भी सभी लोग सिंधी कढ़ी के दीवाने थे। कुछ टाइम बाद उसकी शादी पंकज नाम के एक लड़के से हो जाती है और अपने ससुराल पहुंचकर कुसुम अपने ससुराल में ढल जाती है। एक दिन वो अपनी सास उर्मिला के पास जाती है और उनसे बोलती है, माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रोज रोज दाल चावल रोटी, सब्जी चावल रोटी खा खा कर तो मैं बोर हो चुकी हूँ। बहू, तो तेरा किसने हाथ पकड़ा हुआ है? तेरा जो भी मन करे तू वही बना ले। हम तो तेरे हाथ का सब कुछ बना हुआ खा ही लेंगे। अरे नहीं माँ जी, इतने टाइम से तो आप लोग अपनी पसंद का ही खाते हो। आज अचानक से मैं आप लोगों की पसंद बदल दूं, ये चीज अच्छी थोड़ी ना लगती है। अरे नहीं बहू, इसमें पसंद बदलने वाली कौन सी बात है? हम अपनी पसंद का तो रोज ही खाते हैं। कभी अगर तेरी पसंद का खा लेंगे तो उसमें बुराई ही क्या है? तेरा जो मन करे वो बना ले। कहीं अगर आपको या पंकज जी को मेरी पसंद की चीजें पसंद नहीं आई तो बिना बात के ही मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी और फिर से खाना बनाना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा इतना। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू जो भी बनाएगी हम बहुत प्यार से उसे खा लेंगे और कोई नाटक नहीं करेंगे। ठीक है माँ जी, अपनी पसंद का ही बना लेती हूँ। लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों को कढ़ी पसंद है या नहीं? बहू, तूने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मुझे और तेरे पति दोनों को ही बहुत पसंद है कढ़ी। कढ़ी मिलते ही हम लोगों का दिल इतना खुश हो जाता है जैसे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया हो। ठीक है ना जी, फिर कढ़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है। आज देखना, आप लोगों को मेरे हाथ की कढ़ी खाकर मजा आ जाएगा और आप लोग तो दीवाने हो जाओगे। कुसुम इतना कहकर रसोई में चली जाती है और बड़ी खुशी से सिंधी कढ़ी बनाने की तैयारियां करने लगती हैं। कुछ देर बाद पंकज ऑफिस से घर आता है और पंकज ऑफिस से घर आने के बाद सिंधी कढ़ी की खुशबू महसूस करता है और ये देखकर अपनी माँ से बोलता है, जो हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। अरे वाह, आज तो घर में कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। लगता है रसोई में कुछ खास बन रहा है। हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ समझ ले। बहू शाम को आई थी मेरे से पूछने के लिए कि रात में क्या बनाऊं, तो मैंने उससे कहा कि जो भी तेरा मन करे तू वही बना ले। तो वो अपनी पसंद का कुछ बना रही है। अच्छा जी मैडम, तभी तो कहूँ कि पूरे घर में यह अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हमें ये तो पता लगेगा कि खाने में उनकी पसंद क्या है। हाँ बेटा, इसलिए मैंने उसका मन रख लिया और बोल दिया कि जो तू बनाएगी हम प्यार से खा लेंगे। वो बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं उसकी पसंद की चीजें हमें पसंद आएगी या नहीं। माँ, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं एक बार रसोई में जाकर देख आऊं कि आखिर मैडम बना क्या रही हैं। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है रसोई में जाकर बहू को परेशान करने की। जाकर अपने कमरे में हाथ मुंह धो ले और जल्दी से नीचे आ जा। बहू बस खाना लगाने वाली ही है। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। जब से बहू आई है तब से बेटे की तो कोई कदर ही नहीं रह गई है। पंकज इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर अपने कमरे से नीचे आ जाता है। तभी कुसुम सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर उन्हें बुलाती है। माँ जी, पंकज जी, मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है। आप लोग खाना खाने के लिए आ जाइए। मैं तो भाग कर आऊँगा। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब तुम हमें खाने के लिए आवाज़ दो और मैं यह देखूं कि तुमने क्या बनाया है। मैंने कुछ खास नहीं बनाया है। पहले आप खाकर तो देखिए, फिर बताऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। बहू, तूने तो बोला था कि तू कढ़ी बनाएगी, तो फिर इसमें छुपाने वाली क्या बात है? या उसे छोड़कर तूने कुछ और बनाया है? नहीं माँ जी, बनाया तो कढ़ी ही है, लेकिन अपने तरीके से। आप इतने सारे सवाल जवाब मत कीजिए, पहले आप बैठकर खाना तो खाइए कैसा बना है। ठीक है बहू, मैं खाकर ही बताऊंगी कि अब कैसे बना है तेरा खाना। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। जैसे ही पंकज और उर्मिला सिंधी कढ़ी का पहला कौर अपने मुंह में डालते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन वह बाकी कढ़ी से कुछ अलग थी, जिस पर उर्मिला बोलती है, बहू, तूने तो कहा था कि तू कढ़ी बनाएगी, लेकिन इसमें तो बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई है। ये क्या बनाया है तूने? हाँ कुसुम, जल्दी बताओ कि तुमने क्या बनाया है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। मज़ा आ गया भाई इसको खाकर। लेकिन इसका कोई नाम भी तो होगा। अरे हमें इसका नाम तो बताओ, ताकि जब भी हमें अगली बार इसे खाने का मन करे तो हम तुम्हें नाम लेकर बता सके कि हमें क्या खाना है। माँ जी, पंकज जी, इसका नाम है सिंधी कढ़ी। वैसे हम नॉर्मल कढ़ी में दही डालकर बनाते हैं, लेकिन इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स डालकर बनाते हैं। ये सच में बहुत टेस्टी होती है।
वह तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, वह तो हमें समझ में आ ही गया कि यह खाने में बहुत स्वादिष्ट है। चलो आज से हमारे खाने की रेसिपी में एक नई चीज़ जुड़ गई है, सिंधी की कड़ी, जो कि अब से हम तुम्हारे हाथ से ही खाया करेंगे। ये सुनकर कुसुम बहुत खुश हो जाती है और उस दिन से लेकर वो हर दूसरे तीसरे दिन सिंधी कड़ी बनाना शुरू कर देती है, जिसके साथ साथ उसके ससुराल वाले भी बड़ी खुशी से उसे खाते हैं। समय बीतता है। तभी एक दिन उर्मिला और कुसुम मंदिर से लौट रही थी। तभी वो देखते हैं कि मंदिर के पुजारी बड़े परेशान बैठे हैं, जिन्हें देखकर उर्मिला बोलती है, क्या हुआ पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों बैठे हुए हैं? कोई दिक्कत है क्या? अब क्या बताऊं उर्मिला जी, कुछ गरीबों के लिए मैंने करी चावल बांटने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन हलवाई ने आखिरी समय पे धोखा दे दिया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तो ऐसा लगता है जुबान खाली चली जाएगी। नहीं पंडित जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी जुबान खाली नहीं जाएगी। कड़ी चावल बनाने की ही बात है, वो मेरी बहू बना देगी। मेरी बहू बहुत अच्छी सिंधी कड़ी चावल बनाती है। सिंधी करी, ये क्या होता है? मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। कोई बात नहीं पंडित जी, आपने आज तक नाम नहीं सुना और आज खाकर देख लीजिए। अगर आपको पसंद आ जाएगा तो आगे से जब भी मंदिर में कोई भंडारा होगा या जो भी कुछ खाना बनाना होगा वो मेरी बहू ही बनाया करेगी। ठीक है उर्मिला जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप बस मेरी इज्जत बचा लीजिए, वरना लोगों को खाना नहीं मिला ना तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है पंडित जी, आप बस देखते जाइए, मेरी बहू थोड़ी ही देर में सब कुछ बना देगी। कुसुम अपनी सास के कहने पर मंदिर में सभी के लिए सिंधी कड़ी और चावल बनाती है और सभी लोग भंडारे के तौर पर कड़ी और चावल खाते हैं। जो भी सिंधी कड़ी चावल खाता उनकी बहुत तारीफ करता और हर बार भंडारे में इसी कड़ी बनाने की डिमांड करता। सभी लोगों के मुंह से खाने की तारीफ सुनकर पंडित भी खुश हो जाते हैं और उर्मिला भी पंडित से बोलती है, अभी भी आप कुछ बोलेंगे पंडित जी? नहीं उर्मिला जी, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। आज आपकी बहू ने ना मेरी इज्जत बचा ली। इसके हाथों में स्वयं लक्ष्मी माँ, अन्नपूर्णा माँ का ना वास है। इतना स्वादिष्ट खाना कोई आज के समय में बना नहीं पाता है, लेकिन इसने बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। आज के बाद मंदिर में जब भी भंडारा होगा ना, सिर्फ कड़ी और चावल बनेगा और वो आपकी बहू बनाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मेरे हाथ की बनी हुई सिंधी कड़ी और चावल की इतनी तारीफ करने के लिए, मुझे इतना मान देने के लिए। बहू, ये इज्जत और मान मैंने तुम्हें नहीं दिया है, ये तो तुमने खुद कमाया है। सच में अन्नपूर्णा का वास है तुम्हारे हाथों में। सभी लोगों के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर उर्मिला को बहुत खुशी होती है और उस दिन के बाद से जब भी मंदिर में कोई भंडारा या फिर कोई आयोजन होता तो सबसे पहले उर्मिला और उसकी बहू को ही बुलाया जाता और खाने की सारी जिम्मेदारी उन्हें ही दी जाती, जिसमें वो हमेशा सिंधी कड़ी जरूर बनाते थे और इस तरह से उनकी सिंधी कड़ी काफी लोगों में फेमस हो जाती है। कोलकाता के छोटे से गांव में प्रदीप दास अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। गांव के जमींदार होने की वजह से उनके घर में रोज 3 तरह की सब्जियां बनती। ऐसे ही एक दिन प्रदीप खाना देखकर अपनी बीवी मालिनी से गुस्से में कहता है, मालिनी, ये सब क्या है? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हमें खाने में 3 सब्जियां चाहिए होती हैं? इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि मुझे खाने में कोई गलती नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आगे से सभी चीज का ध्यान रखूंगी जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। हाँ, और जल्दी जाओ और हमारे लिए कुछ बनाओ जल्दी से। क्या बनाऊं सौरभ के बाबा? 2 सब्जी तो बन गई हैं और तीसरी सब्जी में क्या बनाऊं? अब ये भी हम बताएं आपको? आप घर की गृहिणी हैं, खाना बनाना आपका काम है। पति को अच्छा अच्छा खाना खिलाना आपका कर्तव्य है। मानते हैं हम, ये हमारा कर्तव्य है आपको खाना बनाकर खिलाना, लेकिन एक इंसान अकेले 3-3 सब्जियां कैसे बनाए? अब तो घर में कोई मदद करने वाला भी नहीं है। रहने दीजिए, अब आप ही खाइए ये 2 सब्जियों वाला खाना। हमें 3 सब्जियां ही चाहिए, वरना आपका बनाया हुआ खाना आपको ही मुबारक हो। अरे नहीं, आप बैठिए, हम जल्दी ही कुछ बनाकर लेके आते हैं आपके लिए। क्या हुआ माँ आप दोनों में? फिर से कोई बात हुई क्या, जिसके कारण पिताजी नाराज हो गए आपसे? बेटा, तेरे पापा को 3 सब्जियां खानी थी, लेकिन हमने तो 2 ही बनाई है। अब घर में सब्जी है नहीं तो कहाँ से मैं तीसरी सब्जी बनाकर दूं? क्या बात कर रही हो माँ? पिताजी को 2 सब्जियां कम लग रही थी। कहीं कहीं लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, और पिताजी आपको भी कुछ समझना चाहिए। चलो आज 2 सब्जियां खाओ। नहीं, हमसे नहीं होगा। अगर 3 सब्जियां बना सकती हैं तुम्हारी माँ, तभी हम खाना खाएंगे। प्रदीप की जिद के आगे किसी की नहीं चलती।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन मालिनी की पड़ोसन आती है। কি গো বৌদি, কোথায় আছো? कोई है या नहीं घर पर भाई? देखो तो आपकी ननद काजोल आई है। अरे कोई है या नहीं घर में? हाँ, कौन है? क्या काम है बताओ। कैसी हो आप? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बाहर आइए जरा, अपना सुंदर चेहरा तो दिखाइए। हाँ बोलो काजोल, क्या बात हो गई जो तुम हमको आवाज पे आवाज लगाए जा रही हो? मालिनी बौदी, आपके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। क्या आपको अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव की जमींदार की बेटी चलेगी? अरे क्या बात कर रही हो काजल? चलेगी मतलब? अरे ये खबर तो दौड़ेगी। हम आज ही सौरभ के पिताजी को ये खबर देते हैं। ये खबर सुनकर उनका मन ठीक हो जाएगा। क्यों? क्या हुआ बौदी? दादा गुस्सा क्यों है आपसे? देखो बौदी, हम आपको पहले बता देते हैं, मेहमान के सामने आप लोग थोड़ा अच्छा पेश आना। अरे हमको मत सिखा काजोल, जा अपने दादा को ये खबर देकर जा, ताकि हमारे ऊपर से उनका गुस्सा खत्म हो जाए। अरे कोई बात नहीं बौदी, हम अभी दादा को खुशखबरी देकर उनको हंसाते हैं। रुको, हम भी सौरभ को बुलाते हैं। सौरभ, की रे सौरभ, कहाँ पर है तू? जल्दी हमारे पास आ जा, कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ माँ, कहिए, क्या बात करनी है आपको? तेरे लिए लड़की पसंद की है, और पता है दूसरे गांव की लड़की है, ऊपर से जमींदार हैं वो लोग। अब बता कैसा है रिश्ता? माँ, रिश्ता तो ठीक है, पर उस लड़की को हमारे घर का नियम कानून बता देना आप, फिर जाके शादी पक्की करना, वरना वो बेचारी आएगी तो सदमे में चली जाएगी। कौन सा नियम कानून रे बाबा? अब इस घर में नियम कानून भी लागू होने लग गए। ये सब कब से होने लगा? अरे आपको नहीं पता, हमारे घर में हर दिन नौटंकी होती है, वो भी खाने को लेके, वो भी 3 सब्जियों को लेके। अगर गलती से एक सब्जी भी कम बनी ना, तो पिताजी घर में हंगामा कर देते हैं। काजल का लाया हुआ रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों में सौरभ की शादी हो जाती है। बहू की मुंह दिखाई के फंक्शन में प्रदीप मालिनी को सबके सामने कहता है। और मालिनी, हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी या अभी और भी कुछ होना बाकी है? अब तो खुश हो बहू को घर लाकर? जी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब आप भी सौरभ को जमींदार घोषित कर दीजिए सबके सामने। नहीं नहीं, हमसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। साथ में रह के ना पिताजी की मदद कर सकते हैं हम, लेकिन हम जमींदार नहीं बनेंगे। अरे क्या करेंगे बन के, कोई फायदा नहीं है, उसके लिए पिताजी काफी है। वाह खोका, खूब भालो, बहुत अच्छी बात कही है तुमने, सुनकर कानों को सुकून मिल गया। चलो अब सब ठीक हो जाएगा। बहू अब चलो तुमको भी रसोई घर दिखा दूं, क्योंकि अब तुम्हें वहीं पर सुबह शाम अपना समय बिताना है। क्यों माँ जी, सुबह शाम क्यों इतना काम है? घर पर जो हमें सुबह शाम रसोई में बितानी पड़ेगी। वैसे भी आप लोग जमींदार हो, नौकर चाकर तो होंगे ही ना? नहीं बहू, यहाँ इस घर पर कोई नौकर चाकर नहीं है। हम खुद से अपने घर का काम करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन एक बात बता दूं बहू, हर रोज इस घर में 3 सब्जियां जरूर बनानी है। क्या 3 सब्जियाँ? इतनी सब्जियाँ खाता कौन है? क्या 3 सब्जियाँ घर में सभी लोग खाते हैं? नहीं बहू, बस तुम्हारे ससुर जी है ना, उन्हीं को 3 सब्जियां चाहिए, वरना वो खाना नहीं खाते। कहते हैं अगर 3 सब्जियां घर पर नहीं बनेंगी तो उनकी मान प्रतिष्ठा पर बहुत आघात लगता है। ये कैसी बात हुई? 3 सब्जियाँ कभी मान या अपमान का कारण नहीं होती हैं। ये उनकी गलतफहमी है जो आप लोगों ने बढ़ा रखी है। कोई बात नहीं, जैसी उनकी मर्जी। अब तुम्हें जैसा कहा गया है तुम बस वही किया करना, ताकि घर का माहौल बना रहे। मालिनी अपनी बात रखकर सुष्मिता को उसके कमरे तक ले जाती है। सूरज की किरणों के साथ अगली सुबह होती है। सुष्मिता रसोई से सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। तभी प्रदीप कहता है, आज पहला दिन है बहू का इस घर में, लेकिन तुमने आज से ही काम पर लगवा दिया। जरा भी सब्र नहीं किया तुमने। नहीं पिताजी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। वो बोल रही थी, लेकिन हमने खुद मना कर दिया था माँ जी को। पिताजी आप नाश्ता खाकर देखिए ना और बताइए कैसा बना है। बहू तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ, और हो सके तो ससुर जी के लिए खाने में 3 सब्जियां जरूर बना देना। माँ जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमने सब कुछ तैयारी कर रखी है। बस अब कुछ देर की बात है, तब तक खाना भी बन जाएगा। लेकिन बहू
घर पर 3 सब्जियां तो है ही नहीं, फिर तुमने 3 सब्जियां कैसे बनाई? माँ जी, वो हमने एक ही सब्जी को 3 तरह की सब्जी में बदल दी। पिताजी को 3 तरह की सब्जियां चाहिए ना, हम देंगे। क्या बात है माँ, आप दोनों सास बहू में क्या बातें चल रही है, हमें भी बताइए। नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं बता सकते हम तुम्हें। हम सास बहू के बीच में बात रहे ना तो ज्यादा ठीक है। अरे वाह, बहू को आए कुछ दिन हुए नहीं और आप बहू की हो गई। आपने अपने बेटे को ही बुला दिया, देख रहे हो पिताजी? हाँ, देख रहा हूँ। कुछ भी करे लेकिन सास बहू को जाकर खाना ही बनाना पड़ेगा। चाहे कितना भी तरकीब निकाल लें, काम से इनका पीछा नहीं छूट सकता। पिताजी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। हमने आज दिन का खाना बना लिया है, वो भी आपकी 3 सब्जियों के साथ। क्या 3 सब्जियां भी बन गई? अरे बहू, तुम तो अपनी सास से बहुत ज्यादा तेज हो। देखो मालिनी, तुम्हारी बहू कितनी तेज है, शायद तुम भी ऐसी ही होती। कोई बात नहीं पिताजी, अब से माँ जी हमसे भी ज्यादा तेज हो जाएंगी। देख लेना, कभी आपको 2 सब्जियां मिले तो माँ जी उसे बस 2 मिनट में आपके लिए 3 सब्जियां बना कर ला देंगी। ठीक है, फिर देखते हैं खाने के समय को। कुछ देर बाद सभी लोग दोपहर के खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी सुष्मिता खाना लेकर आती है और खाने को देखकर प्रदीप कहता है, ये क्या है? हमने 3 तरह की सब्जियां बनाने को कही थी। हाँ तो पिताजी, हमने 3 तरह की सब्जी ही तो बनाई है। आलू का भरता, उसी भरते से तरी और तरी का पानी सुखा दिया और बन गया आलू का सूखी सब्जी। तो हो गई ना 3 तरह की सब्जी। लेकिन ये तो गलत बात है, हमने 3 तरह की सब्जी बनाने को कहा था। सही बात है, आपने कही तो थी 3 तरह की सब्जी बनाने को, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि 3 अलग अलग तरह की सब्जियाँ। एक समय पर 3 तरह की सब्जियां खाने की आदत को प्रदीप धीरे धीरे कम कर देता है। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और अब प्रदीप एक सब्जी के साथ भी खाना खाने लगता है। मालिनी या सुष्मिता को 3 तरह की सब्जियां अब नहीं बनानी पड़ती। करुणा रायपुर गांव की रहने वाली थी। इस बार गांव में बड़ी ही धूमधाम से नवरात्रि आयोजन किया जा रहा था। करुणा भी अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर माँ दुर्गा की आगमन की तैयारियों में व्यस्त रहने लगी। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन नजदीक आने लगे, वैसे वैसे रायपुर गांव में रौनक बढ़ने लगी। ऐसे ही एक दिन करुणा और उसकी पड़ोसन घर के नजदीक वाले मंदिर के पंडित जी से पूछती हैं, पंडित जी, इस बारी मेरी दोनों बहुएं व्रत रखने वाली हैं। अगर मेरी बहुएं व्रत रखती हैं और मैं ना रखूं तो कोई विपदा तो नहीं आएगी ना हमारे परिवार पर? नहीं पुत्री, ऐसा कुछ नहीं होगा और ये आपकी इच्छा पे है। अगर आपसे उपवास होता है तो कीजिए, अगर नहीं होता है तो जबरदस्ती मत कीजिए। भगवान भी कहते हैं अगर व्रत कर पाओ तो करो, अगर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी व्रत रखूं, लेकिन दोनों बहुएं व्रत रख रही हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई। हाँ तो तेरी इच्छा है, पंडित जी ने तो कह ही दिया। अगर करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना मत करो। अब घर चले, नवरात्रि की ढेरों खरीदारी भी करनी है। हाँ हाँ, मुझे भी तो करनी है। एक तू ही नहीं है इस गांव में पंडिताइन। चल, अब तुझे देरी हो रही होगी। देख करुणा, मजाक अपनी जगह और मेरी पूजा अपनी जगह। तुझे तो पता है मुझे पूजा करने का कितना शौक है, तब भी तू मेरा मजाक उड़ाती है। जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अरे रे, क्या बच्चों की तरह गुस्सा हो रही है। बूढ़ी होने को चली है, फिर भी बचपना नहीं गया। पागल, अगर मैं तेरी पड़ोसन नहीं होती तो तेरा पागलपन कौन झेलता, बता। तुम नहीं होती तो कोई और होता, लेकिन होता जरूर। अब चलो, व्रत का सामान भी लेना है। अगर मुझे देर हो गई तो मैं कल ही जा पाऊंगी, आज नहीं। वैसे एक काम करते हैं, हम कल ही चलते हैं बाजार सामान लेने। मालिनी और करुणा दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। करुणा जैसे ही घर पहुंचती है, करुणा का खाली हाथ देखकर उसकी छोटी बहू कहती है, माँ जी, आप पूजा का एक भी सामान लेकर नहीं आई हो और ना ही हमारे व्रत का सामान लेकर आई हो। क्या हम इस बार व्रत नहीं करेंगे? बहू, आज मुझे देर हो गई थी, इसीलिए बाजार नहीं जा पाई।
कल चली जाऊंगी, तो चिंता मत कर, तेरा और तेरी जेठानी का पूरा सामान ले आऊंगी। ठीक है, जब आप कल बाजार जाओगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी कुछ जरूरी सामान खरीदना है। माँ जी, आप मुझे वो सामान दिलाओगी ना? मुझे लिस्ट दे देना, मैं तेरे लिए लेती आऊंगी। बस अब खुश। सुन, कल तू और बड़ी बहू मिलकर घर की पूरी सफाई कर लेना, मैं बाजार जाकर सामान ले आऊंगी। नहीं माँ जी, मुझे भी आपके साथ बाजार जाना है और घर की सफाई मैं आज ही कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। मैंने कहा लिस्ट मुझे दे देना, जब मैं पूजा का सामान लेकर आऊंगी तब तेरा सामान भी लेते आऊंगी। अब घर के सभी लोग बाजार जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? वैसे भी मुझे बताने या लिस्ट देने से तुझे कहाँ दिक्कत हो रही है? माँ जी, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन क्या करूं, वो सामान ही कुछ ऐसा है, मैं उस सामान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती, इसलिए मेरा बाजार जाना बहुत जरूरी है और वो सामान मैं लेकर आऊंगी हमारे व्रत के लिए। क्यों बहू, कोहिनूर का हीरा लेने जा रही है क्या, जो तू ही सिर्फ ले सकती है और कोई नहीं? हाँ माँ जी, बस उसी के बराबर का है, ऐसा ही समझ लीजिए। आप कल खुद देख लेना, कोहिनूर का हीरा है या कुछ और, लेकिन आप खुश हो जाओगी। प्राची की बातें करुणा को समझ नहीं आती और वो प्राची को बाजार ले जाने के लिए मान जाती है। अगली सुबह प्राची सुबह सवेरे उठकर घर का सारा काम खत्म करती है और बाजार जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसे तैयार देखकर उसकी सास और जेठानी कहती हैं, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, आप भूल गई। चलो, जेठानी जी को मालूम नहीं था, लेकिन आप भी भूल गई कि आज हमें बाजार जाना है पूजा और व्रत का सामान लेने। अरे बहू, पागल हो गई है क्या तू? इतनी सुबह सुबह कौन जाता है बाजार? अभी तो ठीक से खुला भी नहीं होगा बाजार। अब तू तो कोई मंत्री है नहीं जो तेरे लिए सभी बाजार में आके बिछाए बैठे होंगे कि कब आएंगी प्राची जी। माँ जी, अब आप मेरा मजाक बना रही हो। अगर ऐसा है तो आप मुझे पहले बता देती, मैं आराम से घर का काम करती और तैयार होती। क्या तुमने घर का सारा काम कर लिया? तुम सुबह उठी कितने बजे हो जो घर का काम भी हो गया तुम्हारा? मैं रात को सोई ही नहीं जो सुबह उठूं। मैंने तो घर का काम रात से करना शुरू कर दिया था, आज बाजार जाने की जल्दी में। लेकिन क्या फायदा मेरा जब जाना ही देर से है। आज एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि तू सच में पागल है, जो बाजार जाने के चक्कर में रात भर सोई भी नहीं, पागल कहीं की। माँ जी, देवरानी जी पागल नहीं है, ये बेवकूफ है, तभी ऐसी हरकतें कर बैठी। प्राची, एक बार माँ जी से पूछ लेती कब और किस वक्त बाजार जाना है। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई, घर का सारा काम हो गया। हाँ, तो फिर आप जाओ, आराम करो। अब आपको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात कहूँ जेठानी जी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना आप सोच रही हो। अब आपकी बारी है दोपहर का पूरा खाना बनाना, मुझे नहीं है। प्राची की बात सुनकर करुणा हंसने लगती है। कुछ देर बाद करुणा की पड़ोसन मालिनी उसके घर आती है और तीनों यानी करुणा, मालिनी और प्राची बाजार जाते हैं। करुणा पूजा और व्रत का पूरा सामान लेती है। तभी वो अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे कुछ सामान लेना था, याद है या भूल गई? अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, अगर तुझे कुछ भी लेना है तो कल ले लेना, अब घर चल यहाँ से। नहीं माँ जी, अब कल का इंतजार नहीं होगा मुझसे। मुझे जो भी चीज लेनी है आज ही चाहिए, वरना मैं यहीं रो दूंगी। अब कब से इंतजार कर रही हूँ, कब बोलो। चलो बहू, अब तेरा सामान लेते हैं। लेकिन नहीं, सीधा कल का बोल रही हो। अरे क्या बात हो गई, किस चीज की बात कर रही हो? देखो बहू, तुम बच्ची नहीं हो और हम सच में थक चुके हैं। हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर तुम्हें सामान लेना है तो जल्दी जाकर लेकर आओ, हम यहीं हैं। ठीक है, मैं जल्दी जाकर अपना सामान लेकर आती हूँ। आप दोनों यहाँ से जरा भी मत हिलना। मैं यूँ गई और यूँ झट से वापस आ जाऊंगी। अब तो इसके पैर रुकने का नाम नहीं लेने वाले हैं मालिनी। पता है, आज तो इसने हद कर दी। बाजार आने के चक्कर में पूरी रात सोई नहीं और घर का पूरा काम भी कर लिया।
सुबह के 10 बजे तैयार हो चुकी थी बाजार आने के लिए। हाय दैया, ऐसा क्या लेने गई है तेरी बहू जो सोए बिना घर का पूरा काम कर गई? बाजार घूमना ज्यादा पसंद है क्या तेरी बहू को? करुणा और मालिनी बात कर ही रहे होते हैं, उतने में ही प्राची अपना सामान लेकर उनके पास पहुंच जाती है और फिर तीनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है। प्राची और साधना दोनों व्रत रखते हैं। तभी प्राची और साधना से करुणा कहती है, आज से तुम दोनों का व्रत शुरू हो रहा है। देखो अभी भी वक्त है, अगर नहीं होता तो मत करना। तुम दोनों पर कोई दबाव नहीं है, अगर ना करना चाहो तो व्रत मैं कर लूंगी। माँ जी, मैं तो व्रत कर लूंगी, आपको तो पता है मेरा, लेकिन देवरानी जी का पता नहीं। वो 9 दिन का उपवास कर पाएंगी भी या नहीं? क्यों नहीं कर पाऊंगी जेठानी जी? आपको क्या लगता है सिर्फ आपने ही व्रत किए हैं क्या? मैंने भी बहुत व्रत किए हैं। अब तो मैं भी अपने व्रत का सामान लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या लेकर आई हो अपने व्रत के लिए? जरा मुझे भी दिखाओ। मैं व्रत वाली बिरयानी बनाऊंगी। क्या आपको पता है व्रत की बिरयानी कैसे बनती है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी आपको। क्या बहू, तू बिरयानी खाएगी? ये कैसे व्रत होगा फिर? नहीं नहीं, ये सब घर पर नहीं बनेगा। मैंने तो सुना है कि बिना प्याज और लहसुन की बिरयानी भी नहीं बनती। ये सब पाप है। वैसे भी हमारे गांव की पूजा हो रही है, ये सब नहीं बनेगा। बस बात खत्म। माँ जी, आप खुद मेरे साथ बैठकर देखना मैं कैसे व्रत वाली बिरयानी बनाती हूँ, ताकि आपको भी आ जाए बनाना। अच्छा ठीक है, मैं भी देखूंगी कि तू कैसे व्रत वाली बिरयानी बनाती है, ताकि मैं भी सीख लूं व्रत वाली बिरयानी बनाना। तो ठीक है, फिर चलें व्रत की बिरयानी बनाने। व्रत की बिरयानी नहीं, बल्कि ये बोल बहू कि व्रत वाली बिरयानी। अगर बिरयानी अच्छी बनी तो फिर मैं पूरे गांव में बांटूंगी। प्राची व्रत वाली बिरयानी बनाती है और भोग लगाने के बाद सभी अपना व्रत तोड़ते हैं। व्रत वाली बिरयानी करुणा को भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही अगली सुबह प्राची उठकर घर का सारा काम खत्म कर इस बार सभी गांव वालों के लिए व्रत वाली बिरयानी बनाती है। सभी को बहुत पसंद आती है और अब हर साल करुणा के घर में सभी के लिए व्रत वाली बिरयानी बनती है। उषा जितनी ही मेहनती थी, उसकी बहू रूबी उतनी ही कामचोर थी। ऐसे में अब उषा अपनी बहू को इस कामचोरी से मेहनती कैसे बना पाएगी, ये देखना काफी ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जिसमें कामचोरी की हद तो तब हो जाती है जब 2 दिन तक बहू के नेल पेंट सूखने के बहाने ही चालू रहते हैं। उषा अपनी बहू की कामचोरी से परेशान थी, लेकिन वो अपनी बहू के बहानों को जानती थी कि कैसे उषा की बहू रूबी काम न करने के बहाने तलाशती। एक रोज रूबी हॉल में बैठी अपने हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। तभी उषा भी हॉल में आती है और अपनी बहू रूबी से कहती है, बहू जरा टीवी का रिमोट तो बढ़ा दे मेरे आगे। माँ जी, मेरे हाथों में नेल पेंट लगी है, आप ही ले लो ना। रूबी कोई भी काम करने में इतना कामचोर बन जाया करती कि मानो जैसे आज ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया हो। लेकिन किया भी क्या जा सकता था। उषा खुद ही उठकर रिमोट लेकर टीवी देखने बैठती है। तभी बगल में आकर रूबी भी बैठ जाती है और कुछ समय बाद डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उषा रूबी को देखते हुए कहती है, बहू जाकर देख गेट पर कौन आया है। माँ जी, मेरी नील पेंट अभी तक सूखी भी नहीं है, मैं कैसे गेट खोलूंगी। इतना सुनकर उषा खुद ही उठकर जाती है और गेट खोलती है तो देखती है कि उसकी पड़ोसन विमला आई है, जिसे देखकर उषा कहती है, आ गई गांव से विमला, मैंने तो सोचा था अब तू वहीं रहेगी। बस थोड़ी ही देर पहले आई हूँ, वहाँ रहकर मैं क्या ही करती। बहू जाकर मेरे और विमला के लिए 2 कप चाय बना कर ला। माँ जी आप ही बना लो ना, मैं अपना फेवरेट सीरियल छोड़कर कैसे जाऊं। हर काम में रूबी के बहाने पहले से तैयार रहते और हार कर उषा घर का सारा काम कर लिया करती। देर शाम उषा किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी वो अपनी बहू को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, बहू तू सब्जी बना, मैं रोटियां बनाती हूँ। माँ जी मुझसे नहीं होगा, न जाने क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। शुरू मैडम के ड्रामे, मैंने इसे बेकार ही कहा कि बहू तू भी काम में मेरा हाथ बटा दे। हारकर उषा को ही खाना बनाना पड़ता है।
देर रात उषा का बेटा रोहित घर आता है और उषा अपनी बेटी को खाना देते हुए कहती है, बेटा, मैं रूबी को समझाकर थक गई हूँ, अब तू उसे कुछ समझा दे। क्या हुआ माँ? अब उसे फिर से काम को लेकर नखरे कर रही है क्या? हाँ, जब भी मैं उसे कोई काम कहती हूँ तो वो नखरे करने लग जाती है। माँ जाने दो, उसके तो रग रग में ना कामचोर होना लिखा है। अगली सुबह उषा उठकर घर का सारा काम कर लेती है। तब आराम से रूबी उठकर अपनी सास से कहती है, माँ जी खाना क्या बनाऊं? सपने में क्या है, काम हो गया और तू अब उठ रही है। अच्छा माँ जी, मुझे तो लगा था कि अब तक खाना भी नहीं बना होगा, इसलिए मैं उठ गई। हाँ क्यों नहीं, तेरे भरोसे अगर रहूं तो मेरे घर का कोई काम ही ना हो। ये बातें चल ही रही थी कि तभी विमला का आना होता है। विमला रूबी को देखकर कहती है, बहू, लगता है तेरी सुबह अभी नहीं हुई है। ऐसी क्या बात है जो तू इतनी लेट उठी? विमला, तू किससे पूछ रही है? उसकी सुबह अब हुई है। एक नंबर की कामचोर है वो, जब मन होता है तब उठती है। अपने बाप के घर भी ऐसे ही उठती होगी। बहू, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ तो तुझे जल्दी उठकर काम करना ही पड़ेगा ना। विमला आ बैठ, इसे समझाना और पत्थर पर सर मारना एक बराबर है। विमला आंटी, मैं तो समय से ही उठना चाहती हूँ, लेकिन न जाने रात में काम करके सोने के बाद नींद ही नहीं खुलती। हाँ, रात को पत्थर तोड़ेगी तो सुबह आँख कैसे खुलेगी? सीधा सीधा कह दे कि मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं हूँ ही कामचोर। ये सुनकर रूबी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन रूबी के जाते ही विमला उषा से कहती है, उषा देख, मैं तुझे कह रही हूँ, जितनी तू मेहनती है उतनी तेरी बहू आलसी है। उसे समझाया कर, काम काज नहीं करेगी तो तू कब तक काम करेगी? मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये सुनने का नाम ही नहीं लेती। तू कुछ समय के लिए अपने मायके चली जा, खुद ही काम करेगी तो पता चलेगा। अगर फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आई तो? तू इसे सबक नहीं सिखाएगी तो ये अपने आलस को कैसे छोड़ेगी? अब विमला की बात मानकर उषा अपनी बहू रूबी से कहती है, बहू, मुझे कुछ समय के लिए अपनी बहन के घर जाना पड़ रहा है, तो अपना ध्यान रखियो और सुबह जल्दी उठकर रोहित के लिए खाना बना दियो, उसे ऑफिस जाना होता है। ना ना माँ जी, मुझसे नहीं होगा ये घर संभालना। आप कहो तो मैं भी कुछ समय के लिए मायके ही चली जाती हूँ। नहीं बहू, घर से सब चले जाएंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? अब जैसे तैसे उषा अपनी बहू पर घर की, रोहित की और उसकी खुद की जिम्मेदारियां छोड़ के चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह रूबी 5 बजे से उठकर काम पर लग जाती है। सबसे पहले रूबी उठकर खाने की तैयारी करती है और खुद से कहती है, आज कोई आलस नहीं और ना ही कोई काम चोरी, सारा काम मुझे ही करना है। रूबी, काम में ध्यान लगा। अब जैसे तैसे रूबी जल्दी जल्दी खाना बनाती है और रोहित का लंच बॉक्स पैक कर देती है। ये देखकर रोहित भी रूबी से कहता है, क्या बात है, आज तो मुझे खाना समय पे मिल गया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे खाना समय पे मिलने वाला है। अब माँ जी नहीं है तो काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। रोहित के ऑफिस जाने के बाद रूबी किचन में जाकर बर्तन धो रही थी। तभी विमला आती है और रूबी को काम करते हुए देखकर रूबी से कहती है, बहू, आज तो तूने घर का सारा काम जल्दी कर लिया। क्या बात है, कहीं जा रही है क्या? नहीं आंटी जी, माँ जी अपनी बहन के घर गई हैं, तो मुझे ही करना है, तो सोचा सब कुछ जल्दी कर लूं। बता, तुझे सब कामचोर कहते हैं, तू तो सुबह से उठकर काम करने में लगी पड़ी है। वाकई तू बहुत मेहनती है। आंटी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना दूं। नहीं नहीं, बस घर में बहुत काम है। मैं उषा से मिलने आई थी, अब वो है ही नहीं, तो तू अपना ध्यान रखियो। ये देखकर विमला को बहुत खुशी होती है कि उसका और उषा का प्लान काम कर गया। ऐसे में विमला अपने घर जाती है और उषा को कॉल करके कहती है, तेरी बहू तो सुबह 5 बजे से उठकर घर के काम में लगी हुई है। आज तो उसने खुद से मुझे चाय भी पूछी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। सच कह रही है क्या तू विमला? ऐसा कैसे हो सकता है? उससे एक बोतल पानी भी भरा नहीं जाता और तू कह रही है 5 बजे से उठकर काम कर रही है। तू खुद पूछ ले क्या कर रही है बहू, मैं भी तो अभी देख कर आई हूँ। उषा को यकीन नहीं होता कि उसकी कामचोर बहू काम कर रही है। अब उषा अपनी बहू को फोन लगाती है और रूबी से कहती है, बहू, तूने घर का काम किया भी है या नहीं, या अभी तक सो ही रही है? माँ जी सारा काम हो गया, बस नहाने जा रही हूँ। सुबह सुबह ठीक तो है या सपने में बात कर रही है? ना माँ जी ना, मैं सच बोल रही हूँ, सारा काम हो गया है। यानी आज तूने काम चोरी नहीं की है? तभी वो कॉल कट कर देती है। लेकिन उषा को यकीन नहीं था कि उसकी कामचोर बहू काम भी करेगी, लेकिन वो तो घर का सारा काम करके नहाने जा रही थी। ऐसे में उषा मन में सोचती है,
लगता है जिम्मेदारियाँ ज्यादा ही हो गई हैं। मेरी बहू अचानक से इतनी बदल गई। और 2 दिन बाद उषा घर आ जाती है और जैसे ही उषा घर आती है तो वो देखती है कि घर में बहुत साफ सफाई है। और ये सब देखकर उषा अपनी बहू रूबी से कहती है, बहू, एक गिलास पानी तो ला दे। जी माँ जी, अभी लाई। ये तो सच में सुधर गई। कभी और चेक करूँ कि ये कोई सपना तो नहीं। ये बोलकर उषा अपनी बहू से कहती है, बहू, ये बैग्स मेरे कमरे में डाल दे और चाय बना देती तो सर का दर्द भी चला जाता। जी माँ जी, बस अभी करती हूँ। पहले चाय बना दूँ। ये देखकर वाकई उषा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि 4 दिन की जिम्मेदारी में रूबी इतनी ज्यादा बदल जाएगी कि वो हर काम खुद ही करेगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और रूबी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगी और रूबी भी अपनी सास की तरह ही मेहनती बन गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।